हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने के लिए आज का टॉपिक लेके आए हैं भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। तो हमने लास्ट क्लास में जो इतिहास के जो भी टॉपिक थे वो डिस्कस किए हैं। अब नए नए टॉपिक हम आगे और डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग अपने सुझाव जो है वो हमें कमेंट्स बॉक्स पे भेज सकते हैं। आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट पे यानी कि टफ़ लगता है उस पर, और कौन से टॉपिक पे है जो भी है डिस्कस कर सकते हैं हम कमेंट्स बॉक्स पे, ठीक है। और उस टॉपिक पे हम और अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको आगे जो है वीडियो बना के देंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हम देखते हैं बंगाल का गवर्नर और वायसराय के बारे में। तो सबसे पहले जो था, देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो पता है ब्रिटिश जो थे वो लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बनाए थे। तो उन्होंने जैसे धीरे धीरे करके जो है ना अपने पैर पसारते गए यहाँ पे इंडिया में। और उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम वो कौन सी जगह पे रहा है, तो बंगाल में रहा है। बंगाल एक ऐसी जगह थी जिसको बहुत ज़्यादा समृद्ध कहा जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे जो थे ना अंग्रेज जो थे वो बहुत टाइम तक अपना जो कारोबार जो थे ना, फैक्ट्री जो थी या कंपनी जो थी, सबसे ज़्यादा इन लोगों की फली फूली कहाँ पे, बंगाल में ही फली फूली। तो जो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो कहाँ से स्टार्ट किया, ये गवर्नर या गवर्नर जनरल की पोस्ट कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, ये बंगाल से स्टार्ट किया। तो अब हम देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से ही क्या होता था, बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित किया था। किसने? ब्रिटिश जो थे उन्होंने। अब कंपनी में जो गवर्नर तो था, अब जो गवर्नर जो था वो बंगाल का था, लेकिन अन्य प्रेसिडेंसी भी थी उनकी। वो कौन कौन सी थी? बॉम्बे और मद्रास था। तो वहाँ पर भी जो है एक एक गवर्नर को नियुक्त कर दिए गए। बंगाल का जो गवर्नर था वो ज़्यादा ऊपर यानी पोस्ट में रहता था, वो ज़्यादा माना जाता था। अब क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो रहता है उसके तहत क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर का पद जो है वो चेंज करके क्या बना देते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो ये 1773 में जो आया था, क्या है, इसके बाद और कितने एक्ट है, इसके बारे में जो डिटेल है ना वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें फ़िलहाल जानना है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये कब आया था, ये 1773 में आया था। और जब ये आया था उसके बाद से ही बंगाल के गवर्नर के पद को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए देखो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। और मैं जो यानी कि एक एक वर्डिंग जो बोल रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगी, इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो देखो जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन गया। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा जो नए नए स्टूडेंट रहते हैं उनको कंफ्यूजिंग करता है कि गवर्नर जनरल फिर ये क्या है। तो देखो बहुत सिंपल वे में मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या आता है, गवर्नर आया, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, गवर्नर आया। उसके बाद आता है बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल जो है ना पोस्ट, वो तो वैसी ही रहेगी, लेकिन अब ये क्या होता है, बंगाल का ना होके कहाँ का हो गया, ये भारत का हो गया। बस इतना सा चेंज हुआ है। क्या दिमाग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो बंगाल का क्या था, ये गवर्नर जनरल था, अब उसकी पोस्ट बढ़ के क्या बन गई है, वो भारत का हो गया है। वो क्या हो गया, बस भारत का हो गया है, ठीक है। और फिर क्या होता है, गवर्नर जनरल के बाद भारत का वायसराय हो जाता है, ठीक है। ये एकदम नई पोस्ट टाइप का लग रहा है, ये वायसराय बन जाता है। अब देखो जो भारत का गवर्नर जनरल है वो कब बनता है, ये होता है चार्टर एक्ट, ये 1833 के बाद से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद रहता है उसको बदल के क्या कर देते हैं, भारत का गवर्नर जनरल कर देते हैं। ये क्या बन गया है, ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया पोस्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या जो रहता है ये मुख्य रूप से क्या करता है, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रहता है, और इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना रहता है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहता है उनको क्या करना पड़ता है, इनको रिपोर्ट करना पड़ता है। अब क्या आता है, ये वायसराय आता है। वायसराय जो आता है वो कब आता है, देखो 1858 से आ रहा है। ये कब आया है, 1773 से आया है गवर्नर जनरल। उसके पहले क्या था, उसके पहले गवर्नर था। बस पहले सिंपल याद रखना है, बंगाल का गवर्नर सबसे पहले आया और फिर उसके बाद आता है भारत का गवर्नर जनरल,
फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आता है, फिर आता है भारत का गवर्नर जनरल, फिर आता है भारत का वायसराय। ये हमने देखा। अब वायसराय देखते हैं, ये आता है कब आता है, ये वायसराय की जो पोस्ट आती है वो कब आती है, ये आती है 1857 की क्रांति के बाद आती है। उस समय क्या होता है, बहुत बड़ा विद्रोह होता है 1857 का, जिससे क्या होता है, कंपनी में जो शासन कर रहे लोग रहते ना, वो जो रानी विक्टोरिया जो ब्रिटिश में जो है ना, ब्रिटिश महारानी जो है, उनको लगता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए वो क्या करती, कंपनी का शासन बिल्कुल समाप्त कर देती है। फिर वो एक नई पोस्ट लाती है, कौन सी, वायसराय की पोस्ट लाती है। तो इसमें क्या होता है, देखो भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। ये कब आ गया, 1857 की क्रांति के बाद। और क्या होता है इसमें, भारत शासन अधिनियम 1858 पारित होता है, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या बन जाता है, वो वायसराय बन जाता है। बहुत इजी हो गया, सिर्फ 4 पोस्ट है। इसके बारे में अब देखते हैं कि कौन कौन पहले हुआ है, वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ये हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, सबसे फर्स्ट कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का गवर्नर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जैसे जैसे उन्होंने अपना फैक्ट्री अब स्थापित किया, तो वो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इनकी और कहाँ पर रखे, ये बंगाल में ही स्थापित किया है। जो स्टार्ट तो उन्होंने सूरत से किया था, सूरत में गए, फिर साउथ में मसूलीपट्टनम गए, उसके बाद क्या है, बंगाल में भी उनको यानी कि अपनी जगह मिली, तो बंगाल में भी शासन करने लग गए। तो इस प्रकार बंगाल में क्या किया, इन्होंने गवर्नर जनरल नियुक्त किया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, रॉबर्ट क्लाइव हुआ। इसके बाद पोस्ट क्या आ गई, देखो बंगाल तो रहेगा ही सेम, बंगाल में ही पोस्ट क्या बन गई है, गवर्नर जनरल। ठीक है, ये कौन था पहला गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल। फिर नेक्स्ट पोस्ट क्या है, देखो भारत का गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट कौन था, विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन था, विलियम बेंटिक था। इसके बाद है भारत का वायसराय। भारत का वायसराय ये कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और क्या हो गया, भारत का वायसराय तो हो गया, लेकिन अंतिम वायसराय कौन था, अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है, उस समय था लॉर्ड माउंटबेटन। अब स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, फिर कौन सी पोस्ट आ गई, देखो गवर्नर जनरल की पोस्ट फिर से आ गई, लेकिन प्रथम भारतीय कौन था, तो कौन थे ये, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक, अब नाम तो बहुत ज़्यादा टफ लग रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा है कैसे याद करें, लेकिन जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनका नाम बार बार रिकॉल करेंगे, तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। अभी देख के बहुत टफ लग रहा है, लेकिन 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी ये याद हो जाता है। और अगर एक बार याद हो गया तो ये दिमाग में सेट हो जाता है, फिर नहीं भूलेंगे। रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसका कब से कब तक था इसका समय काल, ये देख लेते हैं। 1757 से लेके ये कब तक था, 60 तक था। फिर ये दोबारा बनता है 1765 से लेके ये 67 तक बनता है। ठीक, अब इसके समय में क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है कि 1757 में एक बहुत फेमस युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। ये होता है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। अब उस विजय के बाद ही क्या होता है, क्लाइव को जो है वो क्या बना देते हैं, बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। बहुत इजी है, सबसे पहला कौन हो गया, क्लाइव हो गया। ठीक, इसने क्या किया था कि श्वेत विद्रोह जो है उसको स्टार्ट किया था, इसलिए इसको क्या कहा गया था, भविष्य का अग्रदूत कहा जाता था इसको। ठीक है, क्या कहा गया इसको, भविष्य का अग्रदूत। यानी इसने एक नई यानी चेंजेस ले आया, ऐसा है। ठीक है, एक यानी कि बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर लिए, ये से प्लासी का युद्ध जो हुआ था, तो ये सोचने लगे इसने बहुत बड़ी यानी कि चेंजेस लाया है कंपनी में। अब ये इसको गवर्नर बना दिया जाता है, तो अब ये क्या करेगा, कुछ बहुत अच्छा कार्य करेगा भविष्य में, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ये भविष्य का अग्रदूत है, ऐसा बोला गया। फिर इसने क्या किया कि बंगाल तो था ही उसके पास, बंगाल के साथ साथ उसने क्या किया, उससे लगे हुए जो थे, उसके से लगे हुए जो क्षेत्र थे, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, उसमें भी क्या किया उसने, द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दिया।
ठीक है, क्या किया इसने, द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया। अब इसमें क्या होता था द्वैध शासन प्रणाली में कि बंगाल का नवाब होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि द्वैध शासन मतलब दो शासन प्रणाली, यानी दो लोग शासन करेंगे। एक तो बंगाल का नवाब तो रहता ही था और साथ ही साथ कौन रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब जो है वो शासन करेगी। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल का नवाब जो था वो एकदम इनके ब्रिटिश लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया था। वो जो कहते थे वही करते थे। इनको जो कार्य दे दिया गया अब इनको वही करना पड़ेगा। जैसे प्रशासनिक कार्य, शिक्षा वगैरह जो है वो इनके हाथ में दे दिया बंगाल के नवाब है। बाकी जैसे जो था ना भू राजस्व या सैनिक संरक्षण, ये सब चीज़ों का जो कंपनी ने थी वो अपने हाथ में ही रखा था। तो इस प्रकार क्या हो गया, द्वैध शासन प्रणाली को यही कहा जाता है कि दो, यानी कि शासन प्रणाली यानी दो लोगों का शासन। ठीक है, जैसे केंद्र और राज्य चलता है ना, अभी केंद्र का अलग नियम रहते हैं, राज्य के अलग कहे हैं, तो वही हो गया। ठीक है, जैसे बंगाल का नवाब हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों के यानी कि शासन प्रणाली चल रही है, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली। अब कैसे याद रखेंगे हम द्वैध शासन प्रणाली को क्लाइव से, देखो द्वैध मतलब दो, दो क्या होती है हमारी कलाई। ठीक है, कलाई को कैसे याद रखेंगे, क्लाइव से, दो कलाई मतलब क्लाइव से द्वैध शासन प्रणाली, याद हो गया। नेक्स्ट आएगा देखो वेंसी टाट, क्या आ गया नेक्स्ट, वेंसी टाट आया। अब ये जो है ना ये गवर्नर आते रहते हैं, जो मेन गवर्नर है हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। वरना गवर्नर जो है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने क्या है कोई अच्छा ऐतिहासिक कार्य नहीं किया या ऐसे कार्य नहीं किया जिनको याद रखा जा सके, कुछ यानी कि परिवर्तन नहीं किया, तो उनके नाम को याद रखने का कोई मतलब नहीं है। जिसका जो काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है हम वही देखेंगे, क्योंकि इन लोग देखो जैसे ये है ये 5 साल रहा, 5 साल में इसने तो बहुत सारे कार्य किए होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कार्य है ना हम उनको ज़्यादा यानी कि फोकस करेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इनके बारे में डिटेल जान के हम क्या करेंगे, ये हमारे इंडिया के तो थे नहीं, इनके बारे में क्या करना है हमको ज़्यादा नहीं, जो मेन हमारे काम का है हम वही पढ़ेंगे। बाकी अब देखते हैं इसमें क्या क्या आगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब जैसे वेंसी टाट है, ये कब आया था, ये आया था रॉबर्ट क्लाइव के बाद। देखो ये 60 तक थे, तो उसके बाद कौन आ गया, वेंसी टाट आ गया। तो इसका था 1760 से लेके 65 तक था। और इसके समय में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 को हुआ था। 1764 में बक्सर का बहुत फेमस युद्ध हुआ था ये। तो इसको हम कैसे याद रखते, देखो वेंसी टाट, अब देखो बार बार वेंसी टाट, इसको कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, फैंसी टॉप। ठीक है, गर्ल्स पहनती फैंसी टॉप, उनको हाई की टॉप से तो बोर हो जाती है, तो फैंसी टॉप। अब वो फैंसी टॉप जो है अब उनको सुरक्षित रखने के लिए किस में रख रही है, वो बक्से में रख रही है। ठीक है, ये कैसे हो गया, फैंसी टॉप को किस में रख रहे हैं, बक्से में रख रहे हैं। तो ये बिल्कुल इजी हो गया हमारे लिए याद रखना। ये जो है ना ये अंग्रेज़ों के नाम बहुत टफ होते हैं, इनको ऐसी ट्रिक के माध्यम से ही याद करके हम दिमाग में बसा सकते हैं, नहीं तो ऐसे आए बाए नाम है हमारे, क्या कहते हैं इंडियन नेम जो है ना वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इनके नाम जो है वो बहुत अजीबो है जो याद ही नहीं हो सकते, इसलिए इनको ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे याद कर रहे हैं। तो वेंसी टाट को हमने याद कर लिया, फैंसी टॉप, और कौन सा युद्ध हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है इस केस में। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इनका नाम तो हर कोई सुना ही होगा, वॉरेन हेस्टिंग, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग, इसका समय काल है 1773 से लेके 1785। अब देखो वेंसी टाट के बाद फिर कौन बनता है, फिर से रॉबर्ट क्लाइव बनता है 67 तक, लेकिन 67 से 73 के बीच में और भी गवर्नर बने थे, लेकिन उनका काम जो है ना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उनको स्किप किए हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग का रहेगा 73 से लेके 85। देखो बहुत लंबा समय काल है इनका, 12 साल का है। और ये देखो ये क्या बनते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यही बनते हैं। अब गवर्नर जनरल आते साथ ही तो पोस्ट नहीं आ जाएगी, तो ये क्या, इनकी पोस्टिंग जो होती है ना वो गवर्नर की से ही होती है। ठीक है, लेकिन इनके इसमें कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे इनका पोस्ट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इन्हीं का पोस्ट क्या बना दिए, प्रथम गवर्नर जनरल भी यही है, और अंतिम गवर्नर अगर पूछा जाए तो यही है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये जब आए थे तब तो पोस्ट गवर्नर की थी, लेकिन कुछ ऐसे यानी कि सर्कमस्टांसेस आए कि इनका पोस्ट क्या हुआ, फिर प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया इनको। अब इन्होंने क्या किया, जो द्वैध शासन था ना,
क्लाइव ने जो स्टार्ट किया था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। और क्या आया इनके इसमें, रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया 1773 में बना था रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के बाद क्या हुआ, इनका पोस्ट बढ़ा के क्या कर दिया, इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर क्या हुआ देखो, इसमें कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, बंगाल गजट समाचार पत्र आया। अभी बहुत सारा कार्य है, अब हम कैसे याद रखिए, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना आप लोग। आई नो कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बट डोंट टेक टेंशन। अब देखो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अच्छा, यहाँ देखो मैंने क्या बनाया, ये क्या है, ये हैशटैग है। अब इसी से हम इसको लिंक करेंगे, ठीक। मैंने ये जो है ना, इसको देखिए ट्रिक के लिए ही इसको बना के रखा है, हैशटैग मतलब हैशटैग, ठीक है। हैशटैग को हम लोग बस किससे कनेक्ट करना है, हमको हैशटैग से कनेक्ट करना है। अब जैसे हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा ये जो है ना चल रहा है हैशटैग। ऐसा कोई भी यानी कि पर्सन है, उसको अपनी बात कहना है, तो वो क्या करता है सोशल मीडिया में, उस बात को क्या करता है, हैशटैग करके अपनी बात, अपने कुछ भी जो टॉपिक है उसको लिखेगा, हैशटैग करके आगे फॉरवर्ड करते जाएगा। इतना ज़्यादा फॉरवर्ड करो बोलते हैं कि ये जो है ना ऐसी पर्सन तक पहुंच जाए कि वो कुछ चेंजेस लाए, यानी सरकार तक पहुंच सके हमारी बात, यानी कुछ बदलाव लाने के लिए। तो जो हैशटैग है ना वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हैशटैग में रेगुलर पोस्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट होते रहेगा, तभी तो वो बात आगे बढ़ेगी जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो इसी से हम क्या करेंगे, रेगुलर मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। हैशटैग रेगुलेटिंग एक्ट मतलब रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट जो है ना उसको आगे बढ़ाना है, ठीक। अपनी बात को आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलर करना पड़ेगा। तो इससे हमें याद हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो बात मानना है या नहीं मानना है सरकार को, तो वो सरकार क्या करेगा, किसके से परमिशन लेगा, सुप्रीम कोर्ट से। तो देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कवर हो गया हमारा। तो उस समय क्या हुआ था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये फैक्ट है ना ये वन लाइनर क्वेश्चन बनते ही है इससे। तो कोलकाता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, एलिजा इम्पे जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक। अब जो है सुप्रीम कोर्ट तक बात बहुत पहुंच गई। अब वो बात को है वो जनता तक लाना है। अब जनता जो सोशल मीडिया से जुड़ी है, चलो उनको तो पता चल गया, अब जो नहीं जुड़ी है उनको किससे बताया जाए, न्यूज़ से। तो क्या आ गया यहाँ पे देखो, समाचार पत्र के थ्रू भी बताया जा सकता है लोगों को। तो ये कौन सा समाचार पत्र आ गया, सबसे पहला समाचार पत्र आ गया भारत का बंगाल गजट, ओके, बंगाल गजट आ गया। अब बंगाल गजट जो है वो इतना फेमस हो गया, यानी कि जगह जगह ये बात फैल गई, कहाँ तक फैल गई, पूरे एशिया तक, ठीक है। जो बात कहना चाहते थे ना वो कहाँ तक फैल गई, पूरे एशिया तक। और क्या हो गया फिर इसी से देखो लिंक बन गया है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये इसकी यानी कि जो थी ना स्थापना किसने किया था, ये विलियम जोन्स ने किए थे, ठीक। तो यहाँ एशिया तक हम पहुँच गए। अब क्या हुआ, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कोई बात जो रखते थे तो उसको वो सही है कि नहीं, तो क्या करते थे, गीता की शपथ दिलाते हैं ना, गीता की। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब वो हिंदी में या संस्कृत में जो गीता बनी थी ना उसकी शपथ नहीं दिलाते थे, वो क्या किया उन्होंने अपना एक नया ट्रेंड चलाया। उन्होंने क्या किया, भागवत गीता को किस में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, ठीक है। देखो अब सुप्रीम कोर्ट से हमारा लिंक बन गया है भागवत गीता, कि भागवत गीता पे हाथ रख के शपथ देते कि जो बोलना है सच बोलना है। तो यहाँ से आ गया अंग्रेजी में अनुवाद किए भागवत गीता का, ठीक है। अब क्या हुआ, भागवत गीता को अंग्रेजी में, सब चीज़ अंग्रेजी में हो रहा है, लेकिन अब लोगों को संस्कृत भी तो जानना ज़रूरी है, संस्कृत को भी तो पीछे नहीं रख सकते, ये पंडितों की जो लैंग्वेज है वो। तो इसलिए क्या बनाया गया, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया, कहाँ पे, बनारस में, ठीक। क्या बनाया गया, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया। तो किसने बनाया संस्कृत विश्वविद्यालय, जोनाथन डंकन ने बनाया, ठीक है। और अब देखो, अब जो मुस्लिम वर्ग है वो भी पीछे नहीं रहेगा, अपने पंडितों के लिए तो बना दिया है संस्कृत विश्वविद्यालय। अब हमें भी चाहिए, क्या चाहिए, मदरसों की स्थापना कीजिए, मदरसों की। तो मदरसों की स्थापना कहाँ पे हुई, कोलकाता में। कोलकाता में क्या किया गया, मदरसों की स्थापना की गई,
ठीक, अब देखो यहाँ तक बिल्कुल ट्रिक वाइज हमने याद कर लिया है, हमें याद हो गया है। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है आप लोग फिर से रिकैप करके देखिए, बिल्कुल मैंने लाइन टू लाइन बताया है जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारा याद हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब ठीक है, इसको हैशटैग से कैसे याद रखना है। अब जैसे हमने मुहिम कर दिया कि हमें क्या करना है, हैशटैग करके रेगुलर तो जब हमने कर दिया है, रेगुलर को हम कर देते हैं आंग्ल मराठा। ये कैसा साउंड कर रहा है, देखो आंग्ल मराठा मतलब इसको हम बना देते हैं आलू पराठा। ठीक है, रोज़ खाते हैं ना आलू पराठा, तो रेगुलर खाना है, क्या खाना है, हैशटैग करके आलू पराठा। अब देखो ये जो है ना, प्रथम आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मराठा, ये 3 बार आएंगे ये ऐसे। तो इसको याद कैसे करना है, फर्स्ट जो आलू पराठा आया उसको हैशटैग किए, क्यों किए, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने कहा है कि आलू पराठा रेगुलर खाओ। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम आलू पराठा किसने खाया, तो खाया किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने, हैशटैग करके। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, अब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध है। इन चारों को जो हम है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध का एक अलग ही टॉपिक होगा जिसमें हम इसको ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा ट्रिक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, राजधानी का स्थानांतरण हुआ। राजधानी का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ हुआ, कोलकाता में हो गया। मुर्शिदाबाद भी जो है वो कोलकाता के पास में है। अब क्या होता था कि हैशटैग जो कर रहे थे ना, वो प्रोसेस क्या है, सोशल मीडिया में ही हो रहा था सबसे ज़्यादा। सोशल मीडिया में करना है तो अच्छा नेटवर्क की ज़रूरत है। अब मुर्शिदाबाद क्या है, छोटा इलाका था, वहाँ अच्छा नेटवर्क नहीं आता था। तो क्या कर दिए, अब राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दिए, कोलकाता कर दिए भाई। अब यहाँ पे अच्छा डेवलप हो रहा था कोलकाता, अच्छे टावर लग गए तो नेटवर्क भी अच्छा आने लग गया। तो सोशल मीडिया भाई यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, है ना, नेटवर्क जो है सोशल मीडिया का। तो इसलिए राजधानी स्थानांतरण कहाँ से हो गया हमारा, मुर्शिदाबाद से कोलकाता हो गया। ये बन गया हमारा ट्रिक। अब देखो नेक्स्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये तो पता ही है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। और ये इस समय कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग ही थे, ये 85 तक थे ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट भी कब आया था, ये 1784 में, वॉरेन हेस्टिंग के समय। और इस केस में 2 ग्रुप ये बने हुए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी बने थे इसी समय। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगा। क्यों लगा महाभियोग, ठीक है। अब क्यों लगा वो नहीं पूछेगा, मेन ये है कि किस पे क्या बोलते हैं महाभियोग लगा, किस गवर्नर या गवर्नर जनरल पर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हमें बस इतना याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग में इतने सारे काम धाम किए ना इसने, तो बाकी लोग तो है ही जो यानी कि परेशान होंगे इसकी इतनी उपलब्धियों से, इसने ये इसके समय काल पे ये हो रहा है वो हो रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर आरोप लगा के इस पर महाभियोग कर दिया। तो इसलिए इस पर क्या लगा, महाभियोग लगा वॉरेन हेस्टिंग पर। तो ये हमने हैशटैग करके सब याद कर लिया लाइन टू लाइन। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ईजी लगा होगा, बिल्कुल जैसे मैंने बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो गवर्नर जनरल। हमारा नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, हमने हेस्टिंग को जो इतना सारा काम था देख के हम एकदम डर गए थे, लेकिन हमने ये ट्रिक बस इतना इजी बना लिया कि अब हमको तो ऑप्शन देख के ही पूरा याद आ जाएगा। अब लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था इसका ट्रिक बनाते हैं, इसके ज़्यादा कार्य नहीं है, फिर भी हम एक बार इसको ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। इनका जो समय काल था वो कब से कब तक था, 1786 से लेकर 1793 तक था। ठीक है, 7 ईयर का था इनका। अब इस केस में क्या हुआ, देखो स्थायी बंदोबस्त हुआ, सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है इसे। अब इसके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, देखो वॉलिस, लिस आ रहा है, वॉलिस। अब देखो पुलिस के भी लास्ट में क्या आ रहा है, लिस आ रहा है ना, पुलिस के भी लास्ट में। देखो सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक कहा गया है इनको। तो लास्ट में क्या आ रहा है, पुलिस, और ये कॉर्नवालिस। ओके, तो ये बन गया ट्रिक। अब यहाँ पे देखो सिविल सेवा की तैयारी क्यों करते हैं पर्सन, क्यों करते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब सिविल सेवा वाली रहेगी तो बहुत अच्छा परमानेंट बंदोबस्त हो जाएगा हमारा। प्राइवेट जॉब कब तक कर रहे रहेंगे, आप लोग भी सब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं
तो प्राइवेट जॉब से परेशान हो जाते हैं, इसलिए एक परमानेंट सोल्यूशन रहना चाहिए कि हमारा कोई स्थायी बंदोबस्त हो जाए, है ना। तो स्थायी बंदोबस्त हो जाता है तो सिविल सेवा से क्या क्या मिलता है, देखो स्थायी बंदोबस्त हो जाता है, मोबाइल मिल जाएगा बढ़िया सा। अभी तो मोबाइल जैसे तैसे यूज़ कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का मोबाइल ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कार भी ले सकते हैं। तो ये कॉर्नवालिस से बन गया हमारा ट्रिक। कॉर्न का कार हो गया, स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा, ठीक है। सिविल सेवा, कार में बैठने को मिल जाएगा, सिविल सेवा करेंगे तो स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा। तो ये मोबाइल कोड की स्थापना हो गई। सिविल स्थायी बंदोबस्त लागू किया, ये याद रखना है हमें। इसने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक कहा गया इसको। मोबाइल कोड की स्थापना भी किया इन्होंने। और क्या हुआ इनके इसमें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें कौन सा हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ। द्वितीय जो हुआ था वो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ। अब जैसे जॉब लग गई सिविल सेवा में तो हमें सब रंग रंग का पहनने और खाने को भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, ये मैसूर युद्ध के बाद ही होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। उसके बाद ही युद्ध समाप्त हो जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही। ये कॉर्नवालिस जो है ये दोबारा फिर से गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का। कब बनता है ये 1805 में बनता है। 1805 में बंगाल का फिर से ये गवर्नर जनरल बन जाता है। और ये एक लौता ऐसा जो है ना ये गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु यानी इंडिया में हुई है, ठीक है। इसकी कब्र भी इंडिया गाजीपुर में ही है। तो गाजीपुर में यूपी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई इसकी, ठीक है। तो कॉर्नवालिस का चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर, ओके। सर जॉन शोर जो थे इनका था 1793 से लेके 98 तक, ओके। ये था 5 ईयर का इनका था। इनके समय काल में कौन कौन से कार्य हुए देख लेते हैं। चार्टर एक्ट आया इनके इसमें, ठीक है। चार्टर एक्ट जो हर 20-20 साल में आने का फिक्स हुआ था ना, जैसे 1773 में आया था, 1773 में आया था एक चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर बीच में इसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, 84 में लाया गया। लेकिन मेन जो था वो 2020 ईयर में ही लाने का था। तो 1793 में चार्टर एक्ट पारित हुआ। किस केस में, सर जॉन शोर केस में हुआ, ओके। और क्या हुआ इनके इसमें, देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया। अब देखो हस्तक्षेप कोई कर रहा है यानी शोर हो रहा है, कोई हम कार्य कर रहे हो उसमें बार बार हस्तक्षेप कर रहे, तो डिस्टर्ब मत कर, ज़्यादा शोर मत करो, ठीक है, ठीक है। या शोर होता है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे तो डोंट डिस्टर्ब मी, यानी मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो, शोर मत करो, ऐसा बोल देते। तो शोर को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, हस्तक्षेप से कनेक्ट करेंगे। तो हमें याद रखना है कि हस्तक्षेप की नीति जब लागू हुई थी उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो जॉन शोर, ओके। और यहाँ पे देखो खारदा का युद्ध, खारदा का युद्ध कब हुआ था, यानी कि ये भी जॉन शोर के समय हुआ था। खारदा देखो कैसे साउंड कर रहा है, ये पहला वर्ड देखो खर खर, खर खर जैसा साउंड कर रहा है ना ये खर खर करके। तो खर खर क्या हो रहा है, शोर हो रहा है। तो इससे भी हम लिंक बना दिए कि खारदा का युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ था, जॉन शोर के समय हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो ये निज़ामों और मराठों के बीच में हुआ था। यहाँ तक हमारा डाउट एकदम क्लियर हो गया है कि कैसे नाम इतने टफ है, लेकिन इनके जो कार्य हमने बिल्कुल बारी बारी से देखे और ये हमें याद हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेले जेली, ठीक है, लॉर्ड वेले जेली। लॉर्ड वेले जेली का नाम जब आता है तो हमेशा ये याद रखना इनका नाम आएगा, सहायक संधि के बारे में ही इनके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जब भी सहायक संधि का कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर होगा वेले जेली ही, ओके। अब देखो वेले जेली, इसको हम कैसे याद रखते हैं, जेली, जेली या जेल ऐसे बना देते हैं। जेल रहता है ना जो जेल जो हेयर में लगाते हैं, जेल हेयर को लगाने पे सेट करने के लिए, तो वो क्या होता है, हेल्प करता है सेट करने के लिए हेयर को। तो क्या हो गया, सहायक, सहायक कर रहे हैं, ठीक है, सहायक हो रहा है हमारे हेयर को सेट करने में। तो एक क्या बना दिया इसको, सहायक संधि प्रणाली, ठीक है। इसका नाम जब भी आएगा तो क्या आएगा,
सहायक में आएगा। सहायक संधि प्रणाली जब आई थी तो सबसे पहले सहायक संधि में कौन आया था? देखो हैदराबाद आया था। सबसे पहले किसको शामिल किया था सहायक संधि में? हैदराबाद को शामिल किया गया था। उसके बाद हैदराबाद के बाद तंजौर, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, पुणे, भोसले, नागपुर और सिंधिया और ग्वालियर, ये सब जगहों को भी क्या किया गया? फिर सहायक संधि के थ्रू वेलेजली ने क्या किया? अपने यानी कि इसमें मिला यानी शामिल कर लिया था। तो इसको हम देखो ऐसे भी बना सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वेलेजली, तो इसको हमें कैसा साउंड कर रहा है? सहेली। ठीक है, एक सहेली करके भी हम बना दिएंगे इसका, सहेली। अब सहेली ये क्या करती है? हमेशा सहायता करती है हमारी। हम क्या बोलते हैं, जब भी यानी फ्रेंड जो रहते हैं हमेशा सहायता करते हैं हमारी। जब भी हम किसी काम में फंस जाएंगे, कभी मदद की ज़रूरत हुई तो वो क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते ही हैं। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, सहायक संधि मतलब सहेली मतलब सहायक संधि प्रणाली। और ये हम देख लिए हैं, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये सब जो है वो सहायक संधि के थ्रू यहाँ पे शामिल हुए थे। अब देखो सहेली जो है इसमें क्या कर रहे हैं? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रही है। तो क्या किया हमने? अब सहेली से सहायता तो ले लिए हैं, अब क्या करना है हमको? सहेली को कॉलेज बुलाना है। तो कैसे बुलाएंगे? कॉल करके। कैसे बुला रहे हैं हम सहेली को? कॉल करके कॉलेज बुला रहे हैं, तो क्यों नहीं आई है ऐसा। तो ये हो गया कि हमारा ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक है ये। देखो नहीं तो ये याद ही नहीं हो पाएगा कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज किसके समय बनाया गया, ये भी बिल्कुल याद नहीं आएगा। हमेशा याद रखना कॉलेज में किसके साथ जा रहे हैं? सहेली के साथ। सहेली नहीं आए तो उसको कॉल करके पूछ रहे हैं। बंगाल का शेर कहा जाता है किसको? वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। अब देखो शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है शेर। अब राजा जो है उससे कुछ लोग तो जलेंगे ही कि इतना पावरफुल है ये। तो शेर जो है वो क्या है, सब बहुत जानवर क्या होते हैं शेर के पावर से जलते हैं, तो इसलिए क्या होगा? जली, जल रहे हैं, जल रहे हैं। ठीक है, जली। बंगाल के शेर का जो पावर है उससे क्या कर रहे हैं लोग? जल रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? बंगाल का शेर। में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आएगा? वेलेजली, यानी लोग इससे क्या हो रहे हैं? जानवर जो दूसरे हैं वो जल रहे हैं। ठीक। अब शेर जो है वो क्या करेगा? जो एकदम जो मेन जो रहेगा ना, जहाँ पे स्थापित करना है साम्राज्य, उस पर अपना अधिकार करेगा। तो कहाँ पे किया अधिकार इसके समय में? दिल्ली पर अधिकार किया गया। अंग्रेजों ने कब अधिकार किया दिल्ली पे? देखो राजधानी नहीं बनाया है अभी, सिर्फ अधिकार किया है दिल्ली पे, क्योंकि दिल्ली उस समय बहुत यानी कि वो रहता था, पॉइंट रहता था, ये राजाओं का जो रहता था ना सेंटर, वो दिल्ली ही रहता था। शासन करने का जो केंद्र था वो दिल्ली था। तो 1803 में अंग्रेजों ने क्या किया? दिल्ली पे अधिकार कर लिया। ठीक है, तो राजा किस कहाँ रहेगा? दिल्ली पे अधिकार करेगा। तो शेर क्या है? राजा। इससे लिंक बना लिया हमने। अब इसके इसमें एक और है कि प्रेस पे प्रतिबंध लगाया था। प्रेस पे प्रतिबंध लगाया था, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो 1799 में, 1799 मतलब नो 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 है ना, तो नो नो ऐसा, यानी बिल्कुल प्रेस को यानी कि स्टार्ट नहीं करना है, यानी प्रतिबंध, नो नो ये कर दिया इसने। बिल्कुल क्या हो गया? इसको प्रतिबंध लग गया प्रेस पर। अब सहायक संधि के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि जो सहायक संधि थी वो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत वेलेजली ने नहीं की थी, इसकी शुरुआत हुई थी डुप्ले के प्रथम यूरोपीय जो थे ना, डुप्ले प्रथम यूरोपीय जो थे उसके द्वारा ही सहायक संधि की शुरुआत की गई। और जिसने क्या किया? अपनी सेना क्या किया था? किराए पे दिया था भारतीय राजाओं को। भारतीय राजाओं को क्या किया था? उसने अपनी सेना किराए पे दिया था। यानी सहायक संधि करना मतलब उनके साथ यानी कि सहायता करना, उनकी ऐसे संधि करना जिससे उनकी सहायता हो सके। फिर बाद में उनके राज्य को अपने ही राज्य में शामिल कर लेते थे। ये बाद में धीरे धीरे करके अपने राज्य में शामिल करने की एक शुरुआत होती थी, इसी को बोलते थे सहायक संधि। अब जैसे सबसे पहले जो हमने देखा कि सहायक संधि कौन से यानी कि जो था ना, कौन सा क्षेत्र आया था? हैदराबाद। तो इसको याद कैसे करेंगे हम? देखो HMT चावल का नाम सुने ना, बासमती जो राइस रहता है HMT। अब देखो H से होगा हैदराबाद, M से होगा मैसूर और T से होगा तंजौर। ठीक है, फर्स्ट 3 जो है ना सहायक संधि के थ्रू जो आए, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार नोट बता रही हूँ कि ये याद रखना है। HMT
हैदराबाद फर्स्ट सहायक संधि के कारण जुड़ा, फिर मैसूर है, फिर तंजौर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज बार्लो। ठीक है, कौन है? जॉर्ज बार्लो। इनके समय काल में एक हुआ था वेल्लोर में सिपाही विद्रोह। ये बिल्कुल इजी है, बार्लो और वेल्लोर, ये याद हो गया। अब हमारे को लॉर्ड मिंटो प्रथम, क्या है ये? लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनके समय में क्या हुआ था? अमृतसर की संधि हुई थी। क्या हो गया था इनके समय में? अमृतसर की संधि हुई थी। अब जो अमृतसर की संधि हुई है तो वो किसके साथ हुई है? रणजीत सिंह और मेटकॉफ। ठीक है, ये ब्रिटिश अधिकारी है मेटकॉफ, उसके साथ हुई है। अब क्या कर रहा है देखो, रणजीत सिंह यानी पंजाब के हैं तो इन लोग क्या पी रहे हैं? जो भी यानी पीते हैं उसमें क्या कर, उसको क्या मानते हैं? वो अमृत के समान मान रहे हैं। अब क्या डाल दिए उसमें? मिंटो फ्रेश डाल दिए और एकदम बोल रहे अरे बहुत अमृत टाइप लग रहा है, मिंटो फ्रेश डाले। और रणवीर सिंह ने लस्सी पी रहे हैं। ठीक है, लस्सी बहुत फेमस रहती है पंजाब की, तो ये क्या पी रहे हैं? चलो लस्सी पी रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें मिंटो फ्रेश डाल दिए। मिंटो फ्रेश जो रहता है ना, चूसने वाला जो रहता है, माउथ फ्रेशनर टाइप, तो मिंटो फ्रेश डाल दिए तो उनको कैसे लग रहा है? वो एकदम अमृत टाइप लग रहा है। अब उसने इसको, ब्रिटिश अधिकारी है, उसको भी ऑफ़र किया है आप भी पी के देखो, तो वो बोला नहीं मैं तो सिर्फ कॉफ़ी ही पीता हूँ। ठीक है, दोनों की मीटिंग हुई तो ये क्या पिए? लस्सी यानी अमृतसर में अमृत समझ के पिए, और इन्होंने क्या पिया? कॉफ़ी यानी मेटकॉफ। ओके, तो ये हमारा यहाँ से लिंक बन गया। अब हमारा जो है गवर्नर जनरल वो है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, इनका समय काल क्या है? 1813 से लेकर 1823 तक, 10 साल का है इनका समय काल। तो अब देखो हमने जो देखा था 1793 में देखा था, चार्ट जो हुआ था ना, एक एक्ट था वो 1793 में देखा था। उसके 20 साल के बाद क्या आया है? प्रथम चार्टर एक्ट आया है। 1813 में आया है प्रथम चार्टर एक्ट, 20 साल के बाद। इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया को क्या बोल रहे हैं? 13 मतलब 13 सारे अधिकार को अब ख़त्म कर दिया जा रहा है। एकाधिकार जो है 13 हो गया। ये 1813 मतलब 13 यानी कंपनी को बोल रहे हैं अब 13 जो है वो एकाधिकार हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक, हाँ। अब जैसे ये हेस्टिंग है, हेस्टिंग को हमने लॉर्ड जो था ना, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग जो था उसको तो हैशटैग से याद कर लिए थे। ये एक और हेस्टिंग आ गया है, ये है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो वॉरेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। तो इसको हम दूसरा ट्रिक से याद कर लेते हैं। हेस्टिंग को हम यहाँ बना देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है ना, कोई भी गुप्त तरीके से कुछ जासूसी करना रहता है तो उसको बोलते हैं ना स्ट्रिंग ऑपरेशन होने वाला है करके, तो इसको हम वही बना देते स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन के इससे ही क्या हुआ? देखो कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया स्ट्रिंग ऑपरेशन के समय। और क्या हो रहा था? देखो नेपाल में ना युद्ध हुआ, वो भी एक गुप्त तरीके से, ये भी हम याद कर लेते। गुप्त तरीके से मतलब एक स्ट्रिंग ऑपरेशन माना गया। आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल हमेशा रहेगा, आंग्ल मतलब अंग्रेजों के साथ हुआ है। आंग्ल जब भी वर्ड यूज़ होगा मतलब वो अंग्रेजों के साथ हुआ है। तो आंग्ल नेपाल, आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, ऐसा तो रहेगा ही। तो हमें फोकस किस पे करना है? जो नेक्स्ट है वो आंग्ल तो रहेगा ही फर्स्ट में, नेक्स्ट रहेगा नेपाल युद्ध। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि नेपाल बाहर का है ना देश, दूसरा देश है, इसलिए उसके लिए स्ट्रिंग ऑपरेशन अपनाना पड़ा। और यदि नेपाल की जगह गोरखा भी होगा तो इसका मतलब वही है। ठीक है, अब जो ये युद्ध हुआ था वो कब समाप्त हुआ था? सिगौली की संधि के साथ ये 1816 में समाप्त हुआ था। कब हुआ था ये? सिगौली की संधि के साथ हुआ था। इसमें हुआ था थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। हमने फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध देखे थे, फर्स्ट आलू पराठा बनाया था। किसने किया था? सब फर्स्ट आलू पराठे की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग के आते तक कौन सा आलू पराठा बन गया? तीसरा। अब दूसरा हमने नोट नहीं किया है, लेकिन दूसरा जो था ना आलू पराठा वो जल गया था। ठीक है, दूसरा आलू पराठा जब बना वो जल गया था, मतलब वैले जली के समय क्या आएगा? दूसरा आलू पराठा, सॉरी मतलब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ओके,
अब जो है वो तीसरा बनाए, दूसरा जल गया तो तीसरा बनाए, तीसरा भी किसको मिला? हेस्टिंग, यानी लॉर्ड हेस्टिंग को। पहला वाला भी हेस्टिंग को मिला, तीसरा वाला भी हेस्टिंग को मिला, और बीच वाला क्या हुआ? जल गया, मतलब वैले जली। ये याद हो जाएगा आलू पराठा को, ही हमने बिल्कुल ट्रिक से याद कर लिया। और इस केस में क्या हुआ था? पठानों का दमन हुआ है। स्ट्रिंग ऑपरेशन चल रहे हैं ना, तो पठानों का दमन हुआ, गोरखा युद्ध हो गया, और क्या हुआ? 3 भू राजस्व प्रथाएं भी स्टार्ट हुई। अब इसमें कौन कौन सी देखो, महारवाड़ी, रैयतवाड़ी, और थर्ड है महारवाड़ी और रैयतवाड़ी। ये सब भू राजस्व जो प्रथाएं है ना, ये किसानों से, यानी कि भूमि के जो रहता था वो कर लगा के वसूल करते थे, वो है ये इन सब का। महारवाड़ी, रैयतवाड़ी, महारवाड़ी प्लस रैयतवाड़ी, ये कब समय हुई थी? तो ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी। नेक्स्ट हमारा है गवर्नर जनरल, ये है लॉर्ड एडम। ठीक है, लॉर्ड एडम्स हुआ है ये। एडम्स ने क्या किया था? प्रेस पे प्रतिबंध को जारी रखा। प्रेस पे प्रतिबंध किसने लगाया था? 799 में हमने देखा था ना, नो करके, जिसने सहायक संधि किया था, किसने? वैले जली ने। तो प्रेस पे प्रतिबंध किसने लगाया था? एडम ने, मतलब उसने प्रतिबंध। अब देखो इसको याद करते हैं, जैसे प्रेस से याद क्या आएगा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या रहते हैं? बहुत सारे ऐड रहते हैं, ऐड रहती है ना न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा, जहाँ देखो वहाँ पूरा ऐड भरा रहता है। तो ऐड पे क्या किया उसने? प्रतिबंध लगा दिया। ये याद रख लेते, प्रेस पे प्रतिबंध मतलब, प्रेस मतलब न्यूज़, न्यूज़ में आती है ऐड, अब ऐड नहीं देना है। ठीक है, तो इसने प्रतिबंध को क्या किया? जारी रखा एडम ने। फिर है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट, अब इसको कैसे याद रखें? इसने क्या किया था? बैरकपुर के यहाँ सैन्य विद्रोह किया, और यानबू। ठीक, बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर को हम क्या बना सकते हैं? बे क पहले लिख देते हैं और र बाद में कर देते हैं। अब ट्रिक बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे पीछे। तो ये बैरुक को हम कर दिए बैकर, बेकार। ठीक है, बेकार कर दिए बैरकपुर को। अब इसमें जो है ना लॉर्ड हेम्स्ट, इस ये बोल रहा है आई एम बेस्ट। ठीक है, आई एम बेस्ट। हर्स्ट मतलब ये बोल रहा है आई एम बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, बाकी सब क्या है? बेकार। कैसे ट्रिक बनाया हमने? लॉर्ड हेम्स्ट का आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, बाकी सब क्या है? बेकार, मतलब बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। अब क्या बोल रहा है ये? मैं बेस्ट हूँ, याहू, ऐसा बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? याहू। तो क्या हो जाएगा ये? यानबू। यानबू की संधि किसके समय हुई थी? एमहर्स्ट के समय। तो 2 चीज़ हुआ था, दोनों याद हो गया है। बाकी इस केस में एक ही हुआ था, एडम्स केस में, वो हमने देख लिया। तो हमने जो है वो ट्रिक वाइज हर क्या कहते हैं गवर्नर जनरल को भी देख लिया है। आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत लंबा जो है ना, ये इनका कार्यकाल बहुत लंबा चला है, तो ये एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता स्टूडेंट, इसलिए इसको हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। और अच्छे से अच्छा आपको जो है ना मटेरियल देने की पूरी कोशिश कर रहे हो, और आपको ट्रिक वाइज अच्छे से याद हो सके, ताकि दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। ठीक है, बार बार यानी कि रिकैप कर करके आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर दिमाग में ये सेट हो गया तो ये हमेशा आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।